हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो ई-शिक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ई-शिक्षा से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। हम सब कहीं न कहीं बेसिकली आज क्या है ई-शिक्षा से परिचित हैं और उसका भरपूर मात्रा में जो यूज़ है वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के बाद से जो ऑनलाइन शिक्षा है या ई-शिक्षा है, उसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और सभी लोग इससे परिचित हो गए हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट एवं अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। इसके विभिन्न रूप हैं जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है। आज से जब कई वर्ष पहले इस शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही क्या हुआ कि इस शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया। जैसा कि मैंने बोला कि कोविड-19 के बाद ऐसा बहुत आवश्यक हो गया था इस शिक्षा से जुड़ जाना। तो वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कुछ ऐसा ही ई शिक्षा के साथ हुआ। अब देखिए लिखा है कि पिछले 3 दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल आश्रम की वांशिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट्ट एवं खड़िया मिट्टी जिसे कि कहते हैं चौक चौक के दौर दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन पाठन का जो समूचा परिदृश्य है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्कूल में थे तो केवल एक ब्लैक बोर्ड होता था और चौक और डस्टर होते थे। उसी के सहारे हम लोगों ने अपनी सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट किए हैं। देखिए लिखा है कि आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों एवं युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड ने उसकी जगह ले ली है। विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी यानी चौक का स्थान ले लिया है। शिक्षा के शिक्षा में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम एवं बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। अब हम लोग जानेंगे ई शिक्षा के प्रकार। देखिए, ई शिक्षा के प्रकार में पहला है समकालिक यानी सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था। इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक ही समय में अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी भी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। समकालिक ई शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि क्या है, उसका जो यूज़ है आजकल बहुत आम हो गया है। अब देखिए लिखा है असमकालिक शैक्षिक व्यवस्था, यानी कि इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी क्या होती है, पहले से ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्यूटोरियल्स और ई बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसे बोलते हैं असमकालिक शैक्षिक व्यवस्था। लिखा है कि इस तरह की इस शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग असमकालिक शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर देखिए भारत में ई शिक्षा की स्थिति। पहला हो जाएगा कि ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों एवं संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः अभी भारत में ई शिक्षा अपने शैशवावस्था में है। फिर देखिए लिखा है कि इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि वर्तमान में क्या है, गवर्नमेंट भी इस शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और उसके लिए तरह तरह की योजनाओं को भी प्रसारित कर रही है। देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में
ई शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिए पाठ्य सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएं और संकाय प्रशिक्षण पहल शामिल है। अब देखिए ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास यानी स्वयं लिखा है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं एक तरह का एकीकृत मंच है जो स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। फिर लिखा है अब तक स्वयं पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसे कि MOOC कहते हैं। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आता है। तो कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे इस तरीके से और भी ज़्यादा जो है वो योजनाएं पेश की गई हैं सरकार के द्वारा। लिखा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों के द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। NCERT कक्षा 11th और 12th तक के लिए 9 to 12th तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का जो मॉड्यूल है वो विकसित किया जा रहा है। फिर देखिए स्वयं प्रभा क्या है? तो यह 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन के आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 34 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। फिर लिखा है कि इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। फिर लिखा है इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थाओं को दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां इंटरनेट की उपलब्धता क्या है अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। फिर देखिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस टॉपिक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने वाली परियोजना है। लिखा है कि इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। फिर है कि यहाँ पर लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। देखिए स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? तो विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ही ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। देखिए इसके तहत स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर अगला है कि शिक्षा के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि यह शिक्षण संस्थाओं में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली बेसिकली एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप इत्यादि क्या है इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए वर्चुअल लैब क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। देखिए लिखा है महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। फिर देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित है और 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ प्रदान कर रही हैं। फिर है ई यंत्र। ई यंत्र क्या होता है ये देखते हैं। देखिए लिखा है कि यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। यानी ई यंत्र के माध्यम से रोबोटिक्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर है शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती है। लिखा है एनसीईआरटी के द्वारा ई रिसोर्सेज जैसे ऑडियो वीडियो के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो बेसिकली इसमें एस्पायरिंग माइंड्स, ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी NCOER और मोबाइल एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत आते हैं। फिर
देखिए ई शिक्षा की विशेषताएं, पहला हो जाएगा ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थी जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की जो है वो कोई पाबंदी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग बेसिकली 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, गूगल में कुछ भी सर्च करके कुछ भी अच्छा पढ़ सकते हैं, जो भी कंटेंट हमें चाहिए होता है पढ़ने के लिए। यूट्यूब में भी सेम है, आज हम यूट्यूब में हमें कोई भी दिक्कत आती है तो किसी भी तरीके के हम वीडियो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, आपसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस पर यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप परसेंटेज सर्च करते हैं तो आपको एक लाइन से बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं क्या हो जा रहा है, आप उसको किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। उसके लिए कोई समय और स्थान की पाबंदी नहीं है। फिर देखिए इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि देखिए अगर आप यूट्यूब पर हैं बेसिकली, तो यूट्यूब में क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से वीडियो का डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है। तो वह क्या हो सकता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि वो आपके पास बना रहे। फिर देखिए इस शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पहले हमारे ट्यूशन की जो फ़ीस थी, वो मंथली जो है वो 1000 के अराउंड होती थी, जब हम स्कूल में थे तब। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि 299 में पूरा बैच होता है, या फिर मान लीजिए 199 में आजकल पूरा बैच चला रहे हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इतने कम पैसे में भी एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ₹0 में प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर देखिए इस शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित ऐप और पोर्टल पर स्टोर किया जाता है, जिससे कागज के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में भी हेल्प मिलती है। फिर देखिए लिखा है ये शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा, और ये नई कौशल को सीखने में भी क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो घर पे बहुत से लोगों ने केक बनाना शुरू किया था और बहुत सारी न्यू डिशेज़ बनाना शुरू किया था। आज आप लोग देखे होंगे हर दूसरे घर में बेसिकली क्या हो रहा है, एक बेकरी खुल गया है। तो ये कहीं न कहीं किससे हुआ है? यूट्यूब से हुआ है, इंटरनेट से हुआ है। ई-शिक्षा की राह में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं देखिए, बिना आत्म-अनुशासन या अच्छे ढंग सॉरी या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी इस शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में क्या कर सकते हैं, पिछड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए कि हमारे जो ट्यूशन का टाइम होता था वो स्कूल लाइफ में क्या होता था, फिक्स होता था। तो हम मान लीजिए 8 से 9 बजे ट्यूशन पढ़ रहे हैं या 7 से 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम ट्यूशन ही पढ़ते थे। और ट्यूशन टीचर का हमारे अंदर एक डर होता था कि हाँ, हमें ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना है, टीचर हमारे चेक करेंगे। लेकिन वर्तमान में जैसे अगर आप ई शिक्षा से पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूट्यूब के किसी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका जो टाइम फिक्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या करता है, डिसिप्लिन में कमी लाता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप इस शिक्षा का उतना अच्छे तरीके से जो है फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए मैंने अपने चैनल में बहुत से क्लासेस अपलोड की हैं, मान लीजिए 400 क्लासेस तक मैंने अपलोड की हैं। मैंने बहुत से क्लासेस देखे हैं कि बेसिकली उसमें क्या है, व्यूज़ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरा क्लास नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए जितने लोगों ने सब्सक्राइब भी करके रखा है, बात यहाँ उसकी नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, बात यह है देखिए, मान लीजिए मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं, 600 सब्सक्राइबर में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है कि हाँ, हम पढ़ेंगे, हम इस क्लास को फॉलो करेंगे, इस चैनल को फॉलो करेंगे, लेकिन व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मान लीजिए 100 आ रहे हैं व्यूज़, या मान लीजिए 200 आ रहे हैं। मतलब 400 लोग ऐसे हैं जो ये सोचते तो हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम इससे पढ़ेंगे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डिसिप्लिन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो यह क्या हो जा रही है, उनके राह में चुनौतियां के रूप में सामने आ रही है। फिर देखिए खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। फिर देखिए ये वाले तो हालांकि आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लैपटॉप से मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप वर्क नहीं करता है, कभी इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाता है। तो यह भी एक चुनौतियाँ हैं। फिर देखिए लिखा है भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है एवं इंटरनेट की कम गति ई शिक्षा की राह में चुनौती है, जैसा मैंने अभी बताया। फिर है वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जैसे कि
MOOCs कहते हैं, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। लिखा है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा दुनिया को बदल रहे हैं, ठीक है। क्या है MOOC, तो आइए जानते हैं। देखिए जो MOOC है वो वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है यह उच्चतर शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। फिर इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दुनिया में उच्चतर शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए MOOCs को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर है MOOCs विशेष तौर पर स्टेम जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थियों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं। अब देखिए चुनौतियाँ। MOOCs के द्वारा तत्काल शंका का समाधान नहीं हो पाता, साथ ही पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा नहीं मिलती है। इस कारणवश विद्यार्थी इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर है MOOCs की सबसे बड़ी कमी तकनीकी प्रशिक्षण के मामले में सामने आती है क्योंकि इनमें प्रयोगों के द्वारा विषय को समझाने की विधि कारगर साबित नहीं होती है। फिर देखिए लिखा है MOOCs में पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने वालों में 90% से अधिक विद्यार्थी पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करते हैं। इससे मॉडल की प्रभावकारिता पर सवाल उठता है। फिर देखिए फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम फ्री और प्रीमियम शब्दों का संयोजन है, यानी जो फ्रीमियम शब्द है वो फ्री और प्रीमियम दोनों के संयोजन से बना है, जिसका उपयोग व्यवसाय मॉडल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। फिर लिखा है कि इसके अंतर्गत मुफ्त और प्रीमियम दोनों तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। फिर प्रीमियम व्यापार मॉडल के तहत उपयोगकर्ताओं को सरल एवं बुनियादी सेवाएं मुफ्त में और अधिक उन्नत या अतिरिक्त सुविधाएं शुल्क लेकर प्रदान की जाती है। अब देखिए मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो याद रखिए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, निर्णय प्रदान करना। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए महात्मा गांधी कहते थे कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा हो। कोठारी आयोग का कहना है, कोठारी आयोग कहती है कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग एवं शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। देखिए JW रायस्टोन कहते हैं कि मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन या मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। देखिए लिखा है परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक पक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन शिक्षा के बदलते परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थी के सभी पक्षों को खुद में समाहित किए हुए है, साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। देखिए परंपरागत मूल्यांकन के जो जनक है वो JS राइस हैं। इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ भी आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स बना रहे होंगे सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। वहीं पे लिखा है परंपरागत मूल्यांकन के जो जनक है वो कौन है, JS राइस है। ये सब आपको बाद में जो होता है ना एग्जाम के एक दिन पहले बहुत घबराहट होती है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तब आपको काम देगा। देखिए आधुनिक मूल्यांकन के जनक कौन है, BS ब्लूम। देखिए लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखिए सतत प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, आइए देखते हैं। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है, अतः यह ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन जो है बेसिकली एक निरंतर समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए व्यापक प्रक्रिया क्या है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कहते हैं। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए लिखा है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस क्या होता है। लिखा है शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है। फिर है उद्देश्य निष्ठता, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है
और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। फिर देखिए निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन ही शिक्षण विधियों या शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने के योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। फिर है विद्यार्थी केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड। मूल्यांकन के द्वारा ही यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसलिए मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। फिर देखिए लिखा है सहकारी या सहभागी निर्णय यानी कि इंटरैक्टिव डिसीजन। पहले शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था जो विश्वसनीय नहीं था, किंतु अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक एवं अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। सबसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। सबसे पहले जो हमारा टीचिंग का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर है उद्देश्यों को अव्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, कि हमारे जो उद्देश्य हैं पहले हम उसको क्या कर ले, लिख ले रफली। फिर उसके पश्चात है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, फिर है परीक्षणों का चुनाव, फिर है प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, फिर है प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। अब देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य पहला हो जाएगा शैक्षणिक उन्नति में सहायक, दूसरा है कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, तीसरा है पाठ्यक्रम में संशोधन, फिर है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, फिर है भविष्यवाणी करना, फिर है निदान और फिर है अनुदेशन को प्रभावी बनाना। अब देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेल्यूशन। ठीक है, देखिए विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं। शिक्षक के द्वारा किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और जांच के बाद उसे अंक देता है। जैसे आप लोग भी बचपन में ऐसे पाते होंगे, 10 में 10 अगर आपको मिलता था तो टीचर लिखते थे वेरी गुड। हालांकि अब पाए एक ज़माना हो गया है, आजकल के टीचर पता नहीं देते हैं कि नहीं। फिर देखिए तो यदि उसी उत्तर पुस्तिका की पुनः कितनी ही बार जांच क्यों ना की जाए, पहले आए अंकों में और दोबारा दिए हुए अंकों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होती है ना कि टीचर के प्रति जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। अब देखिए वैधता यानी वैलिडिटी। इसके अंतर्गत दो विशेषताओं को शामिल किया गया है। पहला, मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। फिर है परीक्षा में जिस विषय की हो, मतलब परीक्षा जो है वो जिस भी विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। अब देखिए विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन। मूल्यांकन पत्र यानी पेपर का जो निर्माण है वह करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पेपर तीनों स्तरों यानी कि प्रतिभाशाली, औसत एवं मंदबुद्धि तीनों ही विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की भी विशेषता होनी चाहिए। अब देखिए समग्रता यानी टोटैलिटी। प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण भागों में प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। फिर देखिए उद्देश्य निष्ठता यानी पर्पसफुलनेस। प्रश्न पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी और प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम एवं संस्था दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। देखिए उदाहरण के लिए लिखा है कि सीटेट के पेपर से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपना उद्देश्य पूरा करता है। तो जो उद्देश्य है वो क्लियर है कि इसको ये एग्जाम क्यों दिया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, टीचर बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। अब देखिए वस्तुनिष्ठता जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर है उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रह का प्रभाव व विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर है मानकता जिसे कि बोलते हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है,
प्रश्न पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित हो, जैसे कि उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है और फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% की अनिवार्यता होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टैंडर्ड है एग्जाम का या क्वेश्चन पेपर का। अब देखिए व्यवहारिकता। मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे हों जिनमें समय एवं धन की बचत हो, साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार मूल्यांकन में मितव्ययिता को भी महत्व देना चाहिए। अब देखिए मूल्यांकन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो लिखा है कि अधिगम को प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन को काफी महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, बल्कि शिक्षक मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जा रहा है। इसी आधार पर इन दोनों मूल्यांकनों का उल्लेख जो है वो नीचे किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए विद्यार्थी मूल्यांकन, एक होता है परिणामात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। तो जो परिणामात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है, वह परिणाम पर आधारित होता है, और इसमें क्या होता है गुणात्मक में, वह गुण पर आधारित होता है। जैसे देखिए मौखिक परीक्षा लेंगे और उसका भी जो परिणाम आएगा वह विद्यार्थी का रिजल्ट होगा। लिखित परीक्षा में भी सेम होता है, प्रायोगिक परीक्षा में भी सेम होता है। गुणात्मक में होगा कि बच्चे के स्तर का माप क्या है, अवलोकन, घटनावृत्त, उसकी जांच सूची। अब देखिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भी बहुत टाइप की होती है। एक होता है निबंधात्मक परीक्षा, जो कि आप लोगों ने स्टेट पीसीएस में देखे होंगे कि एक जो पेपर होता है वो एसे का होता है, ठीक है। और आप लोगों ने यूपीएससी में भी सेम देखा होगा, एक पेपर एसे का होता है। फिर देखिए अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा, ये आप लोगों ने सीजीपीसीएस में देखा होगा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर है लघु उत्तरात्मक परीक्षा, वही बस मार्क्स चेंज होता है। फिर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी कि जो किस पे आधारित होती है, एमसीक्यूज पर आधारित होती है, जैसे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। देखिए परिणामात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अन्य विद्यार्थी मूल्यांकनों की तुलना में यह अधिक उपयोगी एवं विश्वसनीय और वैध है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग है। मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट जानते हैं क्या होता है, तो इस परीक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना, साथ ही अभिव्यक्ति एवं क्रियाशीलता की भी जांच करना होता है। फिर देखिए मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से ग्लेडाइट्स ने किया था। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे तुरंत कि मौखिक परीक्षा का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, ग्लेडाइट्स ने किया था। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। कक्षा में प्रश्नोत्तर करके शिक्षक यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं। फिर लिखा है यह परीक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही विद्यमान है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि मुनि या गुरु अपने शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाते थे, एवं वर्तमान समय में भी ये चीज जो है वो जारी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से एग्जाम में इंटरव्यू होता है, वह क्यों होता है, बेसिकली वो लोग आपको मौखिक रूप से जांच करते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा जो है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।